मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख में चीन की सेना भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन चीन भरोसे के काबिल नहीं है। चीन ने एक बार नहीं, अनेक बार एलएसी की मर्यादा बनाए रखने के वादे किए और अनेक बार अपने ही वादों से मुकर गया। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की घटना भी चीन के धोखे के कारण ही हुई थी। इसलिए अब भारत पहले से ज्यादा होशियार है। भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेनाएं ज्यादा मुस्तैद हैं। लद्दाख में एलएसी के पास पुल और सड़कें बनाने का काम अब रुकने वाला नहीं है। फौज की तैनाती भी अब पहले से ज्यादा है और आधुनिक से आधुनिक हथियार फौज तक पहुंचाए जा रहे हैं। मतलब यह कि अगर अगली बार चीन अपने वादे से मुकरा तो इस जुर्रत का उसे करारा जवाब मिलेगा। चीन से बातचीत के दौर चलते रहेंगे, लेकिन भरोसे की बानगी भी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के शायर हैं सुदेश कुमार मेहर। उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी कि कभी तो समंदर से कतरा हुआ कर, यूं मिलजुल के लोगों से अपना हुआ कर। बुरा अगर कहे कोई तो कान क्यों दें, कभी अंधा गूंगा या बहरा हुआ कर। चीन का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो समझौतों, चर्चाओं, दस्तावेजों पर यकीन नहीं करता। 1913 में जब मैकमहन लाइन बनी, उस वक्त ब्रिटिश शासन में भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमहन के साथ तिब्बत के अफसरों ने दोनों देशों की सरहदें तय की। लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि तिब्बत को ऐसे किसी समझौते पर दस्तखत करने का अधिकार ही नहीं है। आज तक चीन उस मैकमहन लाइन को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लद्दाख की अहमियत को जितना हिंदुस्तान समझता है, उतना ही चीन भी। कहते हैं दूसरे विश्व युद्ध की जड़ में जर्मनी का राइनलैंड नाम का एक हिस्सा था, जिस पर पहले विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश की सेना न भेजने पर सहमति बनी। जमीन का यह टुकड़ा जर्मनी का होता था, लेकिन विश्व युद्ध के बाद हुए इस समझौते के कारण राइनलैंड पर जर्मनी का अधिकार खत्म हो गया था। राइनलैंड पर हिटलर ने दोबारा कब्जा करते हुए अपनी ताकत की धमक पूरी दुनिया को दिखाई और दुनिया के बाकी बड़े मुल्कों, खासतौर पर फ्रांस को सीधी चुनौती दी। राइनलैंड पर कब्जे ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। वही युद्ध जो हिटलर के सर्वनाश की वजह बन गया। जैसे उस वक्त के नक्शे में जर्मनी और फ्रांस की सीमाओं के बीच राइन नदी के किनारे का इलाका राइनलैंड था, ठीक वैसे ही आज भारत और चीन के बीच लद्दाख है, जो भारत का मस्तक है। लेकिन हिटलर वाली गलती करने से पहले चीन समझ गया कि लद्दाख में उसकी गड़बड़ियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कम्युनिस्ट शासन तो क्या, नक्शे पर चीन भी बचेगा या नहीं, कहना मुश्किल है। भारत ने जिस तरह चीन पर दबाव बनाया, चीन को समझ में आ गया कि उसने बारूद को चिंगारी दिखाने का काम किया है। लेकिन भारत हालात को अच्छी तरह समझता है, इसीलिए इस बार एलएसी पर भारत की तैयारी ऐसी है कि चीन आंख उठाकर देखने से पहले भी 100 बार सोचेगा। एलएसी पर पीछे हट चुका है चीन। गलवान में 1.5 किलोमीटर तक खिसक गई है लाल सेना। लेकिन सावधान है हिंदुस्तान। इस वक्त आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो एलएसी की तरफ जा रहा है। एलएसी पर मुस्तैद हैं भारत के जवान, क्योंकि धोखेबाज चीन पर नहीं कर सकते हैं यकीन। बात जुलाई 1962 की है। चीन की सेनाओं ने गलवान पर अपनी बुरी नजर डाली थी
और उस वक्त हमारे जवानों ने जो जवाब दिया, उससे चीन के पसीने छूट गए और चीन की सेना ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अंठावन साल बाद एक बार फिर महीना जुलाई का है और चीन की सेना ने गलवान से अपने कदम पीछे खींचे हैं। लेकिन चीन के इस कदम के बाद भी भारत ने एलएसी पर उसे जरा सी भी छूट नहीं देने की ठानी है और इसकी एक बड़ी वजह है जो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। चीन ने 1962 में भी गलवान का विवाद किया था और जुलाई के ही महीने में भारत के दबाव के बाद गलवान छोड़कर चला गया था। लेकिन 4 महीने बाद यानी अक्टूबर 1962 में भारत पर हमला कर दिया। अब 2020 की जुलाई में फिर चीन एक बार फिर गलवान से पीछे हटा है। लेकिन 1962 में चीन ने जिस तरह धोखा दिया था उसे देखते हुए इस बार भारत एलएसी पर पूरी तरह से मुस्तैद है। एलएसी पर चीन के पीछे हटने के बाद भी भारत यहां जरा सी भी चूक नहीं करना चाहता। इसलिए भारत की वायुसेना खास तौर पर मुस्तैदी से डटी हुई है, जिसका जायजा लेने न्यूज 18 की टीम एलएसी के करीब पहुंची। यहां सेना की तैयारियों को देखकर ही हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की मुस्तैदी का आलम यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास क्या गतिविधियां चल रही हैं वो भी पता करता है। और इस वक्त आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो एलएसी की तरफ जा रहा है। हम हवा से निगरानी रखते हैं कि कहां कोई नया स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा, सेना जो है दुश्मन देश की कहीं आगे तो नहीं आ रही। इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप एक तरह से अलर्ट मोड पर हों। चीन एलएसी के पास लगातार मुश्किल पैदा कर रहा था, हालांकि उसने अपनी सेना पीछे हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय वायुसेना कहीं कोई लैक कमी नहीं छोड़ना चाहती। चीन के धोखे और उसकी चालबाजी का जवाब देने के लिए हमारे वायुवीर एलएसी पर हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। इसलिए लड़ाकू विमान के साथ साथ भारी भरकम ग्लोब मास्टर भी चीन की चालबाजी से निपटने के लिए सीमा पर पहुंच चुका है। और ये विमान चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, जिसकी वजह है इसकी खूबियां। C-17 ग्लोब मास्टर की लंबाई 174 फीट है और चौड़ाई 170 फीट, जबकि इसकी ऊंचाई 55 फीट है। आपातकाल की स्थिति में ग्लोब मास्टर सिर्फ 1500 फीट की हवाई पट्टी पर लैंड कर सकता है और ये अपने साथ 80 टन तक का वजन लेकर उड़ सकता है। फॉरवर्ड बेसिस पर जब अचानक से जरूरत पड़ती है, सीमित समय के लिए युद्ध हो या फिर लंबे समय के लिए युद्ध हो, हमको सैनिक साजो सामान ले जाना पड़ता है। और कहा यह जाता है कि दुनिया में इससे बड़ा सामान ले जाने वाला कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ग्लोब मास्टर आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में फॉरवर्ड एयरबेस पर यहां पर लैंड कर रहा है और 80 टन एक साथ इसमें सामान जा सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर के साथ साथ एलएसी पर एक और मालवाहक जहाज पहुंच चुका है। इस जंबो जेट ने चीन की नींद सबसे ज्यादा उड़ा रखी है। इसका नाम है C-130J सुपर हरक्यूलस। यह विमान दुर्गम इलाकों में लैंडिंग कर सकता है और खराब मौसम में उड़ान भरने में माहिर है। यह अपने साथ 20 टन का वजन लेकर उड़ सकता है। दौलत बेग ओल्डी में यह लैंडिंग कर चुका है और इस विमान को चीन अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस वक्त जो तस्वीरों में आप विमान देख रहे हैं ये मालवाहक विमान है C-130J हरक्यूलिस। ये वही विमान है जिसने चीन को परेशान कर दिया था, क्योंकि ये फॉरवर्ड लैंडिंग ग्राउंड जो हमारा दौलत बेग ओल्डी में है, जहां अक्साई चीन करीब है, और इसने जब वहां लैंड किया था तो चीन परेशान हो गया था। चीन की मुश्किल यह है कि उसने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाता है या सड़कें बनाता है या पुल बनाता है तो चीन को दर्द होने लगता है। और इसी हरक्यूलिस विमान ने जब लैंड किया था दौलत बेग ओल्डी में तो चीन परेशान हो गया था और उसके बाद उसने गलवान से लेकर के सीमा पर तमाम जगहों पर साजिश रची। एलएसी पर भारत के वायुवीरों के हौसले बुलंद हैं। वो चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सीमा की फॉरवर्ड पोस्ट पर भारी भरकम जंबो जेट के साथ हमारे तेज तर्रार लड़ाकू विमान भी मौजूद है, जिसमें प्रमुख है सुखोई 30। यह ऐसा लड़ाकू विमान है जो हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है और इस विमान से परमाणु मिसाइल तक छोड़ी जा सकती है।
ये विमान 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। सुखोई 30 इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास फॉरवर्ड एयर बेस पर लैंड करने जा रहा है। टच डाउन करके ये हमारा जो सुखोई 30 है वो निकल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अपनी तैयारी परख रहा है सुखोई 30। इस समय हिंदुस्तान के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, क्योंकि ये न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है और दुश्मन के इलाके में न्यूक्लियर वारहेड सहित ब्रह्मोस मिसाइल से खलबली मचाने की क्षमता रखता है। हिंदुस्तान के पास 250 से ज्यादा इस वक्त सुखोई 30 हैं और अभी जो नई 33 एयरक्राफ्ट की डील हुई है रूस के साथ, उसमें 12 ये सुखोई 30 विमान भी खरीदे जा रहे हैं। LAC के प्रहरी बनकर खड़े हमारे जवान हर तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एयरफोर्स के अफसरों का कहना है कि LAC पर तैनात जवानों में ना तो ट्रेनिंग की कोई कमी है और ना ही तैयारियों की। वो युद्ध जैसे हालात के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। जहाँ तक कि भारतीय वायुसेना का सवाल है, हम लोग किसी भी समय में किसी भी कंटिजेंसी में पूरी तरह से तैयार रहते हैं। हमारी ट्रेनिंग, हमारे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि कम से कम समय में हम किसी भी कंटिजेंसी को रिस्पॉन्ड कर सकें और हम पूरी तरह से तैयार हैं। LAC पर दुश्मन का मुकाबला करने के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है दुर्गम इलाकों में सैन्य साजो सामान को पहुंचाने की। इसके अलावा जवानों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करना बेहद जरूरी है। यहां मौसम का मुकाबला करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को पूरा कर रहा है चिनूक हेलीकॉप्टर, जो LAC के फॉरवर्ड बेस पर सैनिकों की जरूरत का सामान लेकर रोज हाजिर होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर दुर्गम इलाकों के लिए खास तौर पर बना हुआ है और यह खराब मौसम में उड़ान भर सकता है। चिनूक 20,000 फीट तक उड़ान भर सकता है और अपने साथ 10 टन का वजन लेकर जा सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीन ने सेना पीछे हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना की मुस्तैदी आप देख सकते हैं। यहाँ फॉरवर्ड एयर बेस पर हूं मैं और यहाँ पर एक चिनूक हेलीकॉप्टर खड़ा है। ये अमेरिका से मिला हेलीकॉप्टर हमको है, जो ज्यादातर समय माल ढोता है, यानी सड़क बनाने के सामान जो हैं, जो मशीनें हैं, उनको ले जा सकता है ये। इसके अलावा जो युद्ध में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, गोला बारूद है, उसको जल्दी से जल्दी अग्रिम पंक्ति तक पहुंचा सकता है। मशीन गन या जो छोटे हथियार होते हैं उनको सैनिकों तक तुरंत पहुंचा सकता है। चूंकि जो भारत और चीन की सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बहुत टफ टेरेन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके बीच में सड़क मार्ग से सामान ले जाना बहुत मुश्किल होता है, समय भी लगता है। चिनूक के अलावा LAC पर अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी मुस्तैद है। अपाचे को दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। इसकी मदद से दुश्मन पर अचानक धावा बोलने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही ये निगरानी के लिए भी काफी कारगर है। अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक मिसाइल छोड़ी जा सकती है और इससे दुश्मन पर 1200 राउंड फायर कर सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और दुश्मन के रडार में भी नहीं पकड़ा जा सकता। अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। LAC पर मौजूद हेलीकॉप्टर पायलट इन दिनों दुश्मन की हर चाल पर नजर रख रहे हैं। चिनूक बड़ा जहाज है, जैसे मैं Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर फ्लाई करता हूँ और चिनूक हेलीकॉप्टर उससे थोड़ा बड़ा जहाज है, उसमें ज़्यादा ट्रूप कैरिंग कैपेबिलिटी है, ज़्यादा सामान आर्मी के लिए एक ही सॉर्टी में ले जाया जा सकता है। तो ये इसकी खूबी है। सीमा पर एक तरफ एयरफोर्स अपना दम दिखा रही है तो दूसरी ओर थल सेना के जवान भी जमे हुए हैं, जो चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सैनिकों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीमा पर चीन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। चीन को उसकी हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। चीन की फितरत कुछ ऐसी रही है कि जब जब वो कदम पीछे खींचने पर मजबूर होता है, तब तब वो किसी दूसरे मोर्चे पर उतने ही कदम आगे बढ़ाने की तैयारी भी करता है। यानी एक पेट्रोलिंग पॉइंट से कदम पीछे खींचते ही दूसरे पर कदम आगे बढ़ा ले। लेकिन इस बार चीन पूरी तरह बैकफुट पर दिखने लगा। एक दिन पहले गलवान में पीछे हटने वाली चीन की सेना ने फिंगर फोर
यानी पेंगोंग लेक के हिस्से में भी टेंट उखाड़ लिए। पेंगोंग लेक के हिस्से में भी तनाव गलवान से कम नहीं था। लद्दाख का यह वो हिस्सा है जहां हमेशा से भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है, लेकिन अब LAC पर हालात एक बार फिर पहले जैसे होते दिखने लगे। चीन की अकड़ ढीली होने लगी, यहां तक कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र हो या चीन के बड़े नेता या फिर विदेश विभाग, कोई भी भारत से तनाव पर न तो पहले की तरह उकसाने वाली भाषा बोल रहा है, न ही अपनी ताकत का ढिंडोरा पीट रहा है। यानी अपने कदम पीछे खींचने के साथ ही चीन पूरी तरह खामोश भी है। इसे समझने के लिए माओ के एक भाषण का हिस्सा सुना जा सकता है। माओ ने अपनी सेना को एक बार कहा था, सेना का कामकाज राजनीतिक मकसद को हासिल करने का तरीका भी है। सेना का काम और सियासत एक नहीं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना असंभव है। मतलब साफ है कि सेना का सियासत के लिए इस्तेमाल करना और सियासत के लिए सेना को मोहरा बनाना चीन के कम्युनिस्ट शासन की नींव में। पहले से कोरोना की जंग में अपना बहुत कुछ खो चुके चीन की हालत जंग लड़ने लायक नहीं है। यह बात चीन अच्छी तरह जानता है। अर्थव्यवस्था को खड़ा करना चीन की भी सबसे पहली जरूरत है, लेकिन भारत ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे आर्थिक मोर्चे पर ऐसा झटका दिया कि उसके होश उड़ गए। बड़ी बात यह भी है कि गलवान में हुई झड़प और उसके बाद की कूटनीति में चीन को यह एहसास भी हो गया कि उसने अगर भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसके सामने दुनिया के कई बड़े देशों से एक साथ लोहा लेने की चुनौती होगी। मतलब साफ है कि घबराए चीन को अपने पांव बिना कुछ सोचे पीछे लेने पड़े और चीन के कदम अगली बार आगे न बढ़ें, इसके लिए भारत ने अपनी तैयारियां पूरी LAC पर कई गुना बढ़ा दी। LAC के पास सड़कें बनाने की उन सभी योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है जिन पर चीन की नजरें टेढ़ी हुई थी। नए पुल, नई सड़कें, सबसे आधुनिक हथियारों की तैनाती और सेना की जरूरत की हर वो चीज जो चीन की धड़कनें बढ़ा रही। गलवान के बाद पेंगोंग से भी हटा चीन। पेंगोंग इलाके से भी उखड़ रहे हैं चीन के टेंट। भारत के दबाव में हर जगह से पीछे हट रहा है चीन। चीन ने 6 जुलाई को गलवान और सीमा पर 2 और इलाकों से अपनी सेना हटा ली थी, लेकिन पेंगोंग झील के इलाके से पीछे नहीं हटा था। चीन को यह लगा था कि 3 जगहों से खिसकने के बाद शायद भारत का रवैया नरम पड़ जाएगा तो वो पेंगोंग में टिक जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसे पेंगोंग भी खाली करना होगा। इसके बाद चीन की सेना ने पेंगोंग इलाके से भी कदम खींचना शुरू कर दिया है। चीन ने पेंगोंग झील के जिस फिंगर 4 के इलाके में जमावड़ा बढ़ा लिया था, वहां अब चीन के सैनिक कम हो गए हैं। साथ ही फिंगर 4 के पास चीन के टेंट भी कम हो गए हैं। चीन के साथ लगातार हो रही बातचीत और भारत के कूटनीतिक दबाव का ही नतीजा है कि चीन पेंगोंग झील में पीछे हटने को मजबूर हुआ है, लेकिन चीन की अकड़ अभी खत्म नहीं हुई है। चीन ने फिलहाल फिंगर 4 के पास सैनिक कम किए, लेकिन अभी भी उसके कुछ सैनिक फिंगर 4 के पास मौजूद हैं। अब तक जो बातचीत हुई है उसमें चीन फिंगर 4 से फिंगर 5 तक जाने को राजी हुआ है, जबकि चीन को फिंगर 8 के पीछे जाना है। चीन फिलहाल धीरे धीरे फिंगर 8 के पीछे जाने पर सहमत हुआ है। भारत की इन्हीं तैयारियों ने चीन को LAC पर अपने कदम खींचने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा चीन के डर की बड़ी वजह है हमारा दौलत बेग ओल्डी एयरबेस, जहां एयरफोर्स के जवानों की गरज से चीन सहम उठा है। यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम पूरी तरह से सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, जो भी युद्ध और समर्थन भूमिकाओं के लिए आवश्यक है।
एलएसी पर भारत के करारे जवाब ने चीन को कदम खींचने के लिए मजबूर जरूर कर दिया है, लेकिन चीन की जमीन की भूख कुछ ऐसी है कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत चीन को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। चीन की काली करतूतों को ध्यान में रखते हुए एलएसी पर हमारे जवान तो मुस्तैद हैं ही, इसके साथ ही एलएसी तक आसानी से पहुंचने के लिए सड़कों और पुलों का जगह जगह निर्माण किया जा रहा है, ताकि हालात कितने भी मुश्किल हो जाएं, हमारे जवानों की जरूरत पूरी होने में जरा भी देरी ना हो। इसके लिए एलएसी तक पहुंचने के लिए मजबूत सड़कें बनाई जा रही हैं। रास्ते में आने वाली नदी, नालों और घाटियों में पुल बनाए जा रहे हैं। ये सड़कें और पुल इतने मजबूत बनाए जा रहे हैं कि इनसे टैंक और तोप तक ले जाई जा सकती है। दुर्गम इलाकों में सड़कों को बनाने का काम बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। एलएसी तक पहुंच बनाने में जुटे बीआरओ ने नीमू के पास 3 ऐसे पुलों का निर्माण किया है जिससे चीन सबसे ज्यादा परेशान है। पहला पुल नीमू के पास बनाया गया है, जबकि दूसरा पुल बास्को में बनाया गया है और तीसरे पुल का निर्माण उले टोपो में किया गया है। इन पुलों के बन जाने से सेना को लेह और पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड बेस तक पहुंचने में आसानी होगी। बीआरओ ने जिन 3 पुलों का निर्माण किया है उनसे एलएसी पर भारत की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि इन जगहों पर जो पुल बने थे वो इतने कमजोर थे कि सेना की जरूरत उनसे पूरी नहीं हो पाती थी। अब तक जो पुराने पुल थे उनसे 24 टन तक का वजन जा सकता था, लेकिन नए पुल से 70 टन तक का वजन ले जाया जा सकता है। 70 टन की क्षमता होने पर टैंक ले जाए जा सकते हैं। अब तक C-17 ग्लोब मास्टर से टैंक एलएसी तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद टैंक सड़क के रास्ते भी पहुंच सकते हैं। चीन ने गलवान विवाद तभी शुरू किया था जब बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख तक पहुंचने वाली सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू किया था। गलवान के बहाने चीन बीआरओ के निर्माण को रोकना चाहता था, लेकिन एक तरफ हमारे जवान चीन को जवाब देते रहे तो दूसरी ओर बीआरओ सड़क बनाता रहा और 3 महीने के रिकॉर्ड समय में पुल बनकर तैयार हो गया। विकास दुबे की तलाश जारी है, लेकिन अब तक न तो विकास दुबे का कोई सुराग मिला और न ही उसके किसी गुर्गे का। बस मिल रहे हैं तो उसके गुनाहों के स्याह इतिहास के पन्ने। जितना कुरेदा जा रहा है उतने ही राज खुल रहे हैं। विकास दुबे की अकूत दौलत की बानगी भर ही सामने आई है, लेकिन वो आंखें खोल देने वाली है। अपराध की दुनिया से बनाई दौलत के बूते विकास दुबे एक पूरा साम्राज्य चला रहा था। पुलिस ने अब तक उसके 15 गुर्गों की तस्वीरें भी जारी कर दी। कहते हैं पाप का घड़ा भरता जरूर है। शायद विकास दुबे के साथ भी ऐसा ही है। पिछले 2 दशकों से उसने डर की बुनियाद पर जो साम्राज्य खड़ा किया था, अब वो ढहने की कगार पर है। यूपी में पुलिस साल में कई बार मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट को अपडेट करती, लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि 1999 से जो अपराधी अपने काले कारनामों के बूते सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य बना चुका था, वो अब तक पूरे यूपी को छोड़िए किसी एक जिले की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में भी टॉप 10 में नहीं था। 8 पुलिस वालों की शहादत ने वक्त का पासा कुछ यूं पलटा कि विकास दुबे अब जान बचाने के लिए छिप रहा है। जिस गांव में विकास दुबे कानून भी था, अदालत भी था, उस गांव के हर घर में अब खामोशी। एक एक घर में पुलिस वाले तलाशी लेने में जुटे और पुलिस को इस तलाशी में हथियारों की ऐसी खेप मिल रही है जो एक छोटी मोटी सेना बनाने के लिए काफी। यहां तक कि अब उन लोगों की भी पहचान होने लगी है जो विकास दुबे के साथ चला करते थे, यानी जुर्म की उसकी दुनिया में उसके आंख और कान थे। ऐसे लोग अपराध की उसकी बिसात में प्यादे हों, घोड़े हों या हाथी हों, सबकी काया विकास दुबे ने पलट कर रख दी थी। थोड़े से वक्त में छोटी मोटी नौकरी करने वाला जय वाजपेयी नाम का एक शख्स विकास दुबे के साथ जुड़ते ही दौलतमंद हो गया। जय वाजपेयी जैसे कई लोग
विकास दुबे के साथ जुड़ते गए और बहती गंगा में लुटिया भरते रहे। असल में विकास का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसे ऐसे कई लोगों की जरूरत थी। काली कमाई के गोरख धंधे को संभाल के रखने में इन सब लोगों का अपना अपना काम था। लेकिन पुरानी कहावत है कि जुर्म की दुनिया के रास्ते कितने भी चमक धमक वाले हों, खत्म जेल की काल कोठरी में ही होते हैं। विकास दुबे और उसके साथियों का भी अंजाम यही होता दिख रहा है। अब यूपी पुलिस के निशाने पर केवल विकास दुबे नहीं है, बल्कि उसकी यह पूरी फौज है। मुझे अपना काम कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी। जो है अभी भी लक्ष्मी सिंह अंदर हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हर उस शख्स से, हर पुलिसकर्मी से पूछताछ की है और लगभग काफ़ी देर से यहाँ पर अंदर हैं। उन सबूतों की तलाश में यहाँ पर आई है जो जांच है। कानपुर गोलीकांड का गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से दूर। जो आईजी लक्ष्मी सिंह है यहाँ से अब जांच करके निकल रही हैं और सबसे अहम सबूत यहाँ से जो भी कलेक्ट हुआ है वो उन्हें मिला है। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। टारगेट से और हमारे प्रायोरिटी से अलग हो जा रहा है। इसको हम लोग शीर्ष प्राथमिकता पे डील कर रहे हैं। शिवली के डॉन के साम्राज्य की इनसाइड स्टोरी। विकास दुबे पुलिस की पहुंच से दूर है। न्यूज़ 18 रोज नए नए खुलासे कर रहा। आज ऐसे ही एक खुलासा न्यूज़ 18 करने जा रहा है विकास दुबे के साम्राज्य का। इस वक्त मैं खड़ा हूं जानवी नर्सिंग होम और ट्रॉमा सेंटर पे, जो विकास दुबे का बताया जा रहा है। पुलिस का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पूर्व जय वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद से काकादेव थाने में देखिए गाड़ियां कैसे खड़ी की गई हैं। ये तीनों गाड़ियां लावारिस थी और तीनों जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। विकास दुबे अब भी पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा है। बिकरू गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों में 2.5 लाख के इस इनामी बदमाश की तलाश जारी है। पुलिस की 40 टीमें और स्पेशल टास्क फोर्स विकास दुबे को खोज निकालने की कोशिश में जुटी है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस खाक छान रही है। विकास दुबे के गांव बिकरू के हर घर की तलाशी ली जा रही है, जहां बम और असलहे मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा। आपको बता दें कि पुलिस ने विकास दुबे के 15 सहयोगियों के नाम और फोटो जारी किए हैं। पुलिस ने विकास दुबे के इन 15 सहयोगियों के पोस्टर भी लगाए हैं, जबकि इन 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है और सब के सब फरार हैं। विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस महानिदेशक स्तर से विकास दुबे पे 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। जहाँ तक पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की, विशेषकर वहाँ के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज और जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ मुचेटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस हर हाल में विकास दुबे को पकड़ना चाहती है, लिहाजा पुलिस उससे जुड़े लोगों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को विकास दुबे के सबसे करीबी माने जाने वाले शख्स के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लगी हैं जो चौंकाने वाली हैं। आरोपों के मुताबिक जय वाजपेयी नाम का ये शख्स विकास दुबे का नजदीकी है। विकास दुबे की करोड़ों की रकम को ब्याज पर लगाने का काम जय वाजपेयी ही किया करता था।
आरोपों के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा की रकम ब्याज पर लगाने के लिए जय वाजपेयी ले चुका था। कॉल डिटेल्स खंगालने पर विकास और जय के संपर्क में रहने के सबूत पुलिस के हाथ लगे। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे के फरार होते ही जय वाजपेयी ने अपने मोबाइल से डेटा भी हटाया था। गौर से देखिए जय वाजपेयी की ये तस्वीरें। गले में सोने की भारी भरकम चेन, हाथ में सोने की ब्रेसलेट, उंगलियों में सोने की अंगूठियां, आलीशान घर, आलीशान दफ्तर, घर के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियां, ठाट बाट ऐसी कि कोई भी रस खा जाए। यही नहीं, जय वाजपेयी की पुलिस के आला अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं, जिनसे जय वाजपेयी पर उत्तर प्रदेश पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। हालांकि अब तक की जांच में जय वाजपेयी विकास दुबे का खजांची निकला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले विकास दुबे ने जय वाजपेयी के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जय ने विकास से 5.5 करोड़ रुपए 2% के ब्याज पर लिए थे। जय ने उसी 5.5 करोड़ रुपए को 5% ब्याज पर किसी और को दिए थे। विकास के पैसे से बड़े स्तर पर जय बिजनेस फैला रहा था और विकास को 10 दिन के अंदर जय वाजपेयी ने किश्त की अदायगी भी की थी। जय वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद से काकादेव थाने में देखिए गाड़ियां कैसे खड़ी की गई हैं। ये तीनों गाड़ियां लावारिस थी और तीनों जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर है। ये कौन विधायक है, इनसे जय वाजपेयी के क्या संबंध है, क्या इसके विकास दुबे से संबंध है, ये जांच का विषय है। इसके बाद इस गाड़ी जो ऑडी 3 हमारे ठीक सामने A3 खड़ी है, ये गाड़ी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा की बताई जा रही है। उनके नाम रजिस्टर्ड है। ये जय वाजपेयी के पास कैसे आई, ये जांच का विषय है। और उसके बाद ये लग्जरी गाड़ी, एक और ऐसी 3 गाड़ियां। और अगर हम सूत्रों की माने तो विकास दुबे ने अपने 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जय वाजपेयी के अकाउंट में किया और उसके अलावा करोड़ों रुपया जय वाजपेयी का बाजार में इंटरेस्ट पर यानी सूद ब्याज पर पैसा लोगों को देकर बांटता है। वो जय वाजपेयी जो कुछ वर्ष पूर्व तक एक प्रिंटिंग प्रेस में 5 से 6 हजार रुपए की नौकरी करता था, आज करोड़ों का मालिक, 3 लग्जरी का मालिक कैसे हो गया। जय वाजपेयी और विकास दुबे की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। यही वजह है कि पुलिस कभी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले जय वाजपेयी की शानो शौकत से जुड़ी हर जानकारी खंगाल रही है। हालांकि लावारिस हालत में मिली लग्जरी गाड़ियों के बारे में जब जय वाजपेयी से पूछा गया तो उसने उल्टे पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये सब लावारिस स्थिति में नहीं पाई गई है। कल हुआ क्या, हमको कल बुलाया गया, नजीराबाद से फोन आया, हमारे घर के बाहर नजीराबाद फोर्स आ गई और भी अन्य थानों की फोर्स आ गई। ये पूछा गया आप कहाँ थे, तो हमने उनको पूरी बात बताई। मैं कल्याण थाने गया, जो उनने पूछा मैंने सब कुछ उनको बताया। मैंने कहा मैं 30 तारीख को मेरे बड़े वाले भैया के साले की बेटी की शादी थी, मैं उसमें गया था, मेरी पूरी फैमिली गई थी। यूपी एसटीएफ लगातार 3 दिनों से जय वाजपेयी, जो कि विकास दुबे का फाइनेंसर कहा जाता है, उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल उसे गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है। तो आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड विकास दुबे की जालसाजी का एक मामला और सामने आया है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि विकास दुबे ने नौकरों से लेकर अपने गुर्गों तक के कई फर्जी पहचान पत्र बनवा रखे थे। पुलिस को उसके ड्राइवर दयाशंकर और नौकरानी के अलग अलग पहचान पत्र मिले हैं। पुलिस को शक है कि जमीन की खरीद फरोख्त में इनका इस्तेमाल किया जाता था। यही नहीं, पुलिस ने खाली राशन कार्ड, पार्टियों के झंडे, वायरलेस और कारतूस भी बरामद किए हैं। विकास दुबे ने लूट, फिरौती और हत्या के जरिए अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। सूत्रों की माने तो शिवली रोड के पास 3 अस्पतालों में भी विकास दुबे का पैसा लगा हुआ था। एक जानवी हॉस्पिटल है, एक मां सर्जिकल और तीसरा दिव्य अस्पताल। इन तीनों का संचालन उमेश दुबे देखते हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। विक्रू में हुई घटना को 4 दिन हो चुके हैं और विकास दुबे पुलिस की पहुंच से दूर है, मगर न्यूज़ 18 रोज नए नए खुलासे कर रहा। आज ऐसे ही एक खुलासा न्यूज़ 18 करने जा रहा है विकास दुबे के साम्राज्य का। इस वक्त मैं खड़ा हूं जानवी नर्सिंग होम और ट्रॉमा सेंटर पे, जो विकास दुबे का बताया जा रहा है। जानवी सेंटर की बात की जाए या मां केमिस्ट सेंटर की बात की जाए या दिव्य हॉस्पिटल की बात की जाए, शिवली रोड पर बने ये तीनों हॉस्पिटल विकास दुबे के हैं। जाहिर है जुर्म की दुनिया से विकास दुबे ने अकूत दौलत जमा कर ली थी। किसी को इस दौलत की भनक ना लगे, इसके लिए उसने माया जाल तैयार कर रखा था। वो काली कमाई का पैसा अपने करीबियों को देता और वो लोग अपने नाम से संपत्ति लेते। लेकिन अब धीरे धीरे
विकास दुबे के खजाने का हर राज सामने आ रहा है। पुलिस विकास के साम्राज्य की जड़ें खोदने में लगी है। किसी जमाने के एक मामूली अपराधी विकास दुबे का इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। छन छन कर सच्चाई सामने आ रही है और अब यूपी के उन पुलिस वालों की पहचान हो रही है जिन्होंने खाकी वर्दी पहनकर खलनायक की भूमिका निभाई। कुछ पर गाज गिर चुकी है और कुछ ऐसे हैं जिनका भेद रोज खुल रहा है। कहते हैं बिना खाकी का साथ मिले अपराधी बड़ा नहीं बनता और विकास दुबे के मामले में भी यह बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन पुलिस वालों पर लग रहे आरोप अगर सही हैं तो सबसे हैरानी की बात यह कि अपने ही महकमे के 8 लोगों की शहादत की वजह यूपी के कुछ पुलिस वाले बन गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शायर हैं वीरेंद्र खरे अकेला। उन्होंने लिखा, इस दौर में ईमान जिसके पास होता है देखा गया है उसका ही उपहास होता है। दशरथ विवश होते हैं जब कैकई के सम्मुख, हर हाल में तब राम का वनवास होता है। विकास दुबे अपना जुर्म का साम्राज्य 2 दशक से चला रहा था। इस दौरान यूपी में ऐसी सरकार भी बनी जिसने अपराधियों पर लगाम कसने को ही चुनाव का एजेंडा बनाया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अपराधियों पर लगाम लगाने के दावे हुए। फिर बीजेपी की सरकार आई जिसने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और 100 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन विकास दुबे सिस्टम में रहते हुए ही सिस्टम को इस्तेमाल करता गया और कानून को मुट्ठी में बंद कर जुर्म का कारोबार बढ़ाता गया। सिस्टम की आंख तब खुली जब पुलिस वालों का ही नरसंहार हो गया। यही सवाल अब सिस्टम की अपराधियों से जंग और सरकार में अपराधियों के सिस्टम पर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिन पुलिस वालों की शिकायत महीनों पहले से की जा रही थी उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अगर कुछ अफसरों ने वक्त पर शिकायत नहीं सुनी तो उन अफसरों पर किसका हाथ था? अगर एक अपराधी सरकार की नाक के नीचे अपना साम्राज्य फैलाता रहा तो इसका पता लगाने में 20 साल क्यों लग गए? और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए सिस्टम उस पर कितने केस दर्ज होने का इंतजार करेगा? लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं जिनकी तपिश इस केस को ठंडा होने नहीं दे रही। जो दिख रहा है वो बिल्कुल साफ है कि जब विकास दुबे हाथ आएगा तो खाकी और खादी में छुपे कुछ और खलनायकों का भेद खुल सकता है। भाई है जरूर है, लेकिन अभी इस पर तो उनको दंड दे दिया जाए, कठिन से कठिन। बिकरू गांव में उसका इस तरीके का काला साम्राज्य था कि हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार था। हर किसी की छत पर बम थे, हर किसी की छत पर असलहे थे। कानपुर कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे से जुड़े नए नए राज सामने आ रहे हैं तो पुलिस महकमे के भीतर छिपे विकास के मददगारों की तादाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। चौबेपुर थाने के एसओ विनय कुमार तिवारी के अलावा कई पुलिस वाले एसटीएफ की रडार पर हैं। विकास दुबे से इनके संबंध क्यों और कैसे बने, इसकी तफ्तीश की जा रही है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की मदद के शक में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों के मोबाइल सर्विलांस पर डाले गए हैं। चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के 200 से अधिक पुलिसकर्मी रडार पर हैं। इन सभी के मोबाइल सर्विलांस पर हैं और सीडीआर भी खंगाले जा रहे हैं। यही नहीं, जानकारी तो यहां तक है कि इनमें से तमाम पुलिसकर्मी विकास दुबे के सामने नतमस्तक थे। कई पुलिस वाले तो उसके लिए गुर्गों की तरह काम करते थे।
तो अब तक की जांच में साफ हो गया है कि 2 जुलाई की रात 12:11 पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी ने फोन करके विकास दुबे को पुलिस की दबिश की जानकारी दी थी। 2 जुलाई की ही शाम 5:30 बजे विकास दुबे की थाना चौबेपुर के एक दरोगा के शर्मा से बात भी हुई थी। इन सब की कॉल डिटेल अब पुलिस के पास है। अब इन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन कानपुर कांड में निलंबित किए गए दारोगा के शर्मा ने पूछताछ में बताया है कि 2 जुलाई को शाम 4 बजे विकास ने फोन पर धमकी दी थी कि थानेदार को समझा लो। उसने बिकरू गांव से लाशें उठने की धमकी दी थी। विकास दुबे ने थानेदार को सूचना देकर उसे हटाने का हुक्म भी दिया था। भगवान जाने पाऊस वहाँ तो गई ना, इन बहुत बरसें हुई गई। भाई है जरूर है, लेकिन अभी इस पर तो उनको दंड दे दिया जाए कठिन से कठिन। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवली रोड के कई गांवों में विवाद की जांच के लिए पुलिस को विकास दुबे से इजाजत लेकर जानी पड़ती थी। तहरीर मिलने के बाद दारोगा और सिपाही विकास को मामले की जानकारी दिया करते थे। हालांकि अधिकतर मामले विकास अपने घर पर ही सुलझा लिया करता था। तो शायद यही वजह है कि अब कानपुर के बिकरू कांड की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। एडीएम ने एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। इस मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यही नहीं, वारदात के दिन बिजली काटे जाने की भी जांच होगी। विकास और उसके भाई पर कुछ और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। सचिवालय की नीलामी में मिली कार धमका कर लेने के मामले में पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके छोटे भाई दीप प्रकाश का गैर जमानती वारंट लेगी। यही नहीं, गैर जमानती वारंट मिलने के बाद पुलिस लखनऊ में विकास की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। जो लोग विकास के खौफ से अब तक सामने नहीं आ रहे थे, वो अब अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की उस चिट्ठी से जुड़े राज से भी पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्होंने चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी की विकास दुबे से साठगांठ की बात लिखी थी। आईजी लक्ष्मी सिंह और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने देवेंद्र मिश्र के दफ्तर और वहां के रिकॉर्ड रूम की पड़ताल की। इसी दफ्तर के अंदर देवेंद्र मिश्र बैठा करते थे और यहीं पर से उन्होंने वो खत, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को लेकर आईजी लखनऊ रेंज जो है लक्ष्मी सिंह को जांच सौंपी गई थी और इस पूरे मामले की जांच अब आईजी लक्ष्मी सिंह कर रही हैं। और अभी इस दफ्तर के अंदर आईजी लक्ष्मी सिंह हैं, उन्होंने जो रिकॉर्ड रूम है वो पूरा अंदर जाकर उसमें से कई दस्तावेज हैं कब्जे में लिए हैं, जो उनका कंप्यूटर था, हार्ड डिस्क या फिर दूसरी CPU, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। अधिकारी शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र का परिवार इंसाफ मांग रहा है। हालांकि सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि इस परिवार को जरूर दी है, लेकिन जब तक कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे नहीं पकड़ा जाता, तब तक इस परिवार को चैन नहीं मिलेगा। हालांकि विकास दुबे, जो कभी थाने की टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं था, वो अब उत्तर प्रदेश के टॉप 3 अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। मेरठ का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बगदो और पश्चिमी यूपी के आशुतोष के बाद पुलिस को अगर किसी की सबसे ज्यादा सरगर्मी से तलाश है, तो वो विकास दुबे है।